नमस्कार दोस्तों, हमारे पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर दिन हम बेहतर ज़िंदगी की चाह में आगे बढ़ रहे हैं, गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं, सुविधाएं बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसी दौड़ में हम अपने आसपास की हवा, पानी और ज़मीन को जहरीला बना रहे हैं। आज हम बात करेंगे बढ़ते प्रदूषण की, जो अब केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं बल्कि हर व्यक्ति की सेहत का सीधा खतरा बन चुका है। बात केवल हवा की नहीं, बात है हमारे भविष्य की। दिल्ली की हवा हर साल नवंबर दिसंबर में जहरीला रूप ले लेती है। इसी बीच दिल्ली सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। अब दिल्ली शहर में BS6 मानक से कम के कॉमर्शियल वाहन नहीं चल पाएंगे। इस बेहद अहम विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं, श्रीमान संजय कश्यप जी, जो सेंटर फॉर वाटर पीस के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। पर्यावरण, जल, वायु संरक्षण पर इनकी समझ और अनुभव अनमोल हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे जी, पॉडकास्ट बहुत में। धन्यवाद आपको बुलाने के लिए हमको यहाँ। तो चलिए बातचीत को बिना देर किए आगे बढ़ाते हैं और संजय जी से जानते हैं किस तरह से पर्यावरण हमें प्रभावित करता है, किस तरह से हम उसकी रोकथाम या उस क्षेत्र में काम कर सकते हैं, सरकार इसके लिए क्या कर रही है, वो सब जानते हैं। तो संजय जी, हमें कुछ बताएं थोड़ा सा, जैसे आपके बारे में अभी मैंने बताया दर्शकों को, थोड़ा सा सेंटर फॉर वाटर पीस के बारे में हमें बताएं। सेंटर फॉर वाटर पीस हमारा एक ट्रस्ट है, बेसिकली NGO की तरह हम लोग रन करते हैं उसको। जी और ये पानी पर फोकस करके हम लोग काम करते हैं। बेसिकली रिसर्च का काम हम लोग काम करते हैं, डेवलपमेंट का काम करते हैं। और पानी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उसमें हवा भी हो सकती है, उसमें मिट्टी भी हो सकती है। जो हमारे 5 एलिमेंट हैं जिनको हम दिव्य अवयव कहते हैं, उन अवयव को मैं वाटर जरूर हमने फोकस किया है, जैसे हमारा नाम है, उसकी शांति के लिए हम काम करते हैं। लेकिन जो हमारा दर्शन कहता है, भारतीय दर्शन जिसको हम कह सकते हैं, वो 5 अवयवों की शांति के लिए और उससे उपजने वाले सारे और विषयों की शांति के लिए काम करने के लिए कहता है। तो हम लोग पानी की शांति के लिए काम करते हैं, सेंटर फॉर वाटर पीस इसलिए हमारा नाम है। लेकिन और अन्य साथ, चाहे वो हवा हो, चाहे वो मृदा हो, चाहे वो कोई और विषय हो, उन सब पर भी हम लोग अपना इस NGO के जरिए काम करते हैं। क्योंकि सारे विषय में देख रहा हूँ इंटरलिंक हैं, सब आपस में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, ये जो 5 अवयव हमने हमारे कहा जाता है, आकाश, पृथ्वी, ये सब, तत्व तो ये सारे जो तत्व हैं, डिवाइन एलिमेंट्स हैं, जी ये अपने आप में समन्वय के आधार पर इनको बनाया भी गया है और समन्वय के आधार पर इन पे काम भी करना चाहिए। समझ भी इनकी इसी प्रकार से हम लोगों ने पिछले लगभग 2002 से इस पे काम कर रहे हैं। तो हम लोगों का यही समझ डेवलप हुई है कि आप किसी एक विषय पर काम कर सकते हो, लेकिन टच आपको, समझ आपको सारे अवयवों की, सारे डिवाइन एलिमेंट्स की डेवलप करनी पड़ेगी, सब पे काम करना पड़ेगा, सभी को समग्र इंटीग्रेटेड रूप अप्रोच लेके काम करना पड़ेगा। समग्र रूप में लेके चलना होगा। जी जी जी। ठीक बात है। तो जैसे अभी हम प्रदूषण की बात कर रहे थे, दिल्ली सरकार ने अभी एक नया नियम लेके आई है कि वो 1 नवंबर से कुछ BS6 वाहन के अतिरिक्त कोई और वाहनों की एंट्री दिल्ली में नहीं देगी। जी, तो उस विषय में आपका क्या कहना है? क्या मतलब पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोकने में वो कोई अहम योगदान हो सकता है उसका? नहीं, ये जो आप एक विषय नहीं है, केवल आपने जैसे कहा, केवल वाहनों का एक एक पर्टिकुलर मानक है, उसको रोकने की बात नहीं है। जी दिल्ली सरकार एक पूरी नीति लेकर आई है, एक पूरे अच्छा। ना, वो ऐसा नहीं है कि वो पूरा प्रारूप है। अच्छा। तो हाँ, उसमें एक विषय ये भी है कि वो जो इस प्रकार के वाहन हैं जो प्रदूषण फैलाने के ये का माने जाते हैं कि उनसे प्रदूषण आता है, उसको रोकना है। जी तो उसमें एक नीति तय, उसमें एक मानक तय है कि BS6 जो है, उससे नीचे के वाहन नहीं चलेंगे, कॉमर्शियल वाहन नहीं चलेंगे। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो आर्टिफिशियल कृत्रिम वर्षा करनी हो, उसके लिए भी उन्होंने विषय रखा है। चाहे उन्होंने ये विषय रखा है कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उन सब पर वो फॉग के लिए स्प्रिंकलर्स लगाएंगे, जिससे कि हवा जो दूषित होती है या उसको बैठाने के लिए वो बैठ जाए नीचे। हाँ, और उन्होंने एक जो आपसी समन्वय का भी आधार बनाने की कोशिश की है, जो हमारे राज्य हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो हरियाणा हो या राजस्थान हो, एडजॉइंट जो कि स्टेट उन जो एक तरह से NCR मान लीजिए, जिसको हम NCR NCR मानते हैं, क्योंकि हमारे अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो मीरापुर तक आता है, उधर बुलंदशहर आता है। तो ऐसे सभी NCR जो रीजन है, उस NCR रीजन का भी एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स ऐसा हो, क्योंकि दिल्ली को आप एक आइसोलेटेड एंटिटी के रूप में नहीं देख सकते। बिल्कुल ठीक बात। दिल्ली का जो अपना पर्यावरण जो प्रदूषित होता है, उसमें
अच्छा और बुरा दोनों करने में इस प्रकार के राज्य जो हमारे हैं वो सहभागी होते ही हैं। उनका तो आप दिल्ली बिना उनको साथ लिए या समझ बनाए कोई काम करेगी तो वो मुझे लगता है कि पूरा सफलता, इसलिए दिल्ली सरकार ने भी ये लिया है कि तो ऐसे जो अनेक प्रकार के और हैं वो उन्होंने कहा है कि हम लोग इस तरह करेंगे। तो इसमें आपने बताया जैसे ये वाहन भी एक माध्यम है, इसके अतिरिक्त और बहुत बड़ा फॉर्मूला उनके पास है। जैसे इन्होंने इसकी डेडलाइन जैसे दी है नवंबर 1 नवंबर से, यानी उससे पहले इतना विलंब क्यों किया? जैसे अभी जून में हम लोग हैं तो 1 नवंबर ही क्यों लिया होगा? कोई भी चीज़ तय करने से पहले हम जो उसके जिस समय इम्पोज कर रहे हैं उन लोगों का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि भारत एक का जो संविधान है वो कल्याणकारी राज्य की बात करता है। तो और जो प्राकृतिक न्याय है वो भी यही कहता है, क्योंकि मैं एडवोकेट हूँ तो प्राकृतिक न्याय मैं समझता हूँ। तो उसमें जो सामने वाला है जिस पर आप इम्पोज कर रहे हैं उसको समय दिया जाता है कि आप उसके अनुकूल व्यवस्था कर लें। जी। 6 महीने किसी भी चीज़ के लिए पर्याप्त होता है कि आपको अपने जो पुराने वाहन बदलने हैं या उसके लिए कोई फाइनेंशियल आपको कोई प्लानिंग करनी है वो कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा 6 महीने काफ़ी होता है। अच्छा। तो मुझे लगता है कि यही सोचकर ये कहा हुआ कि भाई वो अपनी प्लानिंग कर लें और फिर एक जो डेट दी है उसके बाद से फिर इंटॉलरेंस उसके पे दिखाई जाएगी कि भाई उसको जैसे जो हमारा पर्यावरण है ये भी जो बात चल रही वायु प्रदूषण की और ख़ास तौर से दिल्ली की, तो दिल्ली में हम दिवाली के आसपास हम देखते हैं कि हमारा वातावरण प्रदूषित होता है, धुंध छाने लगती है मैं उसी पे आ रहा या था। कुछ और चीज़ें। हाँ, तो जो आपने पूछा मुझे लगता है कि ये वो भी समय होगा कि जब नवंबर का वो समय होगा कि भाई जब रुक जाएंगे तो उसमें सहयोग करेगा कि आगे वो, मुझे लगता है कि जो आपने ये इसलिए कहा होगा। हाँ, इसमें एक बड़ा कारक पराली जलाने का भी आता है, उससे भी प्रदूषण काफ़ी बढ़ता है, ऐसा बोलते हैं। पराली जलाने का, देखिए पराली का केवल आप उसको आज भी रात मैंने AQI इंडेक्स देखा है। AQI इंडेक्स कल का था 180। अच्छा। तो बहुत अच्छा तो नहीं माना जा सकता। अभी जो दिल्ली है या ये जो हमारा NCR क्षेत्र जिसे कहते हैं, इसको प्रदूषण, वायु प्रदूषण खास तौर से, जल का प्रदूषण तो आप जानते ही हैं किस प्रकार से है क्योंकि वो, लेकिन वायु प्रदूषण ये एक वर्ष भर का विषय हो गया, कम ज़्यादा वो अलग है, ठीक कभी नहीं रहता। जी। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कभी 100 से कम AQI आई हो। अच्छा। मैं लगातार मैं सुबह उठकर लोगों को व्हाट्सएप देखते हैं, मेरा काम व्हाट्सएप के साथ AQI देखना भी होता है। अच्छा। और रात को मैं AQI देख कर सोता हूँ। बरसात वाले दिन कभी दिखता है उससे कम? सर सबसे लास्ट मैंने जब देखा था तो 78 के आसपास आई थी, जब लगातार 3 दिन वो वाली बरसात हुई थी जो झमझम जिसे कहते हैं, मतलब बिल्कुल लगातार बारिश हुई थी, तब मैंने 78 या 80 के आसपास मैंने देखा था। ये नोटेड है मेरे पास, और डेट भी आप कहेंगे तो मैं डेट भी आपको भेज दूंगा। लेकिन 100 से नीचे 120 के आसपास मेजेंटा कलर आता है, वो आ जाता है। उसके बाद 150 से ऊपर तो रेड आ जाता है। आपको आश्चर्य होगा कि नवंबर दिसंबर में मेरे दोस्त चेन्नई में रहते हैं, मेरे दोस्त उधर उड़ीसा में रहते हैं, तो ये जो दक्षिण क्षेत्र हैं इनको जब मैं भेजता हूँ कि मैं कहाँ रहता हूँ, तो आप समझिए कि एक बार जब मैंने भेजी तो 1216 थी AQI। 1216? अच्छा। लगातार ये मतलब 700-800 तो हम लगातार नवंबर में जनवरी में सब। अब वो उनका कहना ये है कि मतलब जी कैसे रहे हो। हमने कहा वो स्किल्स हम लोगों ने पैदा कर लिए हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि जो हमारा दिल्ली सरकार ने जो भी प्रारूप लेकर आई है वो मैंने कल परसों 2 में पढ़ा है, एक अच्छा प्रारूप है। अच्छा। थ्योरेटिकली दैट इज़ बेस्ट। और ऐसा नहीं कि दिल्ली सरकार लेकर आई है, और ऐसा नहीं कि वो पहली बार आया है। अच्छा। दोनों चीज़ें नहीं है। कृत्रिम वर्षा कराने की बात जो वो कर रहे हैं, तो कृत्रिम वर्षा को आज से पहले जो दिल्ली की सरकार थी उसने भी कहा था कि हम लोग करेंगे, लेकिन वो करा नहीं उसने। क्यों नहीं करा वो एक अलग बात है, लेकिन प्लानिंग में था। अच्छा। क्यों? क्योंकि पूरे विश्व में अब ये समझ में आने लगा कि अब जब एक बड़ा क्षेत्र वायु प्रदूषण से होता है तो उसमें आप छोटे छोटे चीज़ें ना करके कृत्रिम वर्षा कर दीजिए, तो उससे क्या है कि जो पार्टिकुलेटेड जो भी कण हैं धूल के वो नीचे बैठ जाएंगे और वो सब हो जाएगा। IIT
कानपुर से उन्होंने कहा भी है, आईआईटी कानपुर ने, क्योंकि ये अभी किया है, मेरे दोस्त हैं, उन्होंने ये सब वहाँ पे मैनेज किया है। तो उसको जो हमारी जो कृत्रिम वर्षा ये सब कराने के बाद पहले भी चल रही थी, वो इन्होंने इस बार भी कही है। प्रैक्टिकल अभी नहीं हुआ है, जी। ये खर्चीला, इसलिए प्रैक्टिकल नहीं हुआ। सरकार को करने के लिए 2 बार सोचना पड़ेगा कि आई थिंक करोड़ों में बैठता है इसका, एक बार की उसका ये एग्जैक्ट मुझे फिगर ध्यान नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रिफिकेशन या जो आपकी कारों को आप रोक देंगे, वो भी कमर्शियल वाहन की बात कही है, लेकिन हमारे जो निजी वाहन हैं, शुरू से लगभग जब मेट्रो आई थी वो केवल इसलिए आई थी कि हमारा जो कम्यूटर है, जो हम लोग हैं, वो अपना वाहन छोड़ दें और मेट्रो में चलेंगे। बहुत प्रमोट किया गया था उसको। बस प्रमोट किया, तो इसलिए मैंने ये कहा कि ये आज नहीं, तो आज दिल्ली में मेट्रो का एक बड़ा जाल, मुझे लगता है कि भारत में सबसे बड़ा मेट्रो का जाल लगा कहें दिल्ली में है, और वेल कनेक्टिविटी है। और जो सोचा गया था वो मैं ये नहीं कह रहा कि 100%, लेकिन फिर भी काफ़ी अचीव हुआ है। भारत सरकार ने काफ़ी चीज़ें की हैं और की हैं, दिल्ली सरकार भी उसमें कर रही है, लेकिन अभी और कुछ होना बाकी है। हाँ, क्योंकि स्वाभाविक है, साथ साथ एनसीआर की पॉपुलेशन भी बहुत तेजी से बढ़ी है इस बीच। मैं वही बात कह रहा हूँ जी। मैं बात योजना की बात कर रहा हूँ। जैसे कि आप मेट्रो का आप जाल देखेंगे तो मेट्रो क्या कनेक्टिविटी से फीडर सेंटर कहा जाता है, फीडर बसें चलती थी, आपको ध्यान होगा। एक बहुत बड़ा कारण, बहुत बड़ा चीज़ें डेवलप हो रही हैं, वो है हमारी जो टेम्पोज होते हैं, जो 3 व्हीलर्स होते हैं, वो जो जिसे हम कहते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन उनका लगातार जारी है। पहले तो फीडर बस पेट्रोल डीजल पर चलती थी, लेकिन अभी ये कहा गया कि भी इसको धीरे धीरे करके रिप्लेस करके, तो हमारा मानना ये है कि उनको जो हमारे टेम्पोज हैं छोटे छोटे, क्योंकि वो पेट्रोल डीजल पे, तो वो धीरे धीरे करके उनको जो आने जाने का उनका समय है, उस बीच में उनका चार्जिंग स्टेशंस मेट्रो स्टेशन पर लग जाते हैं, या जो जहाँ पर वो उनका गंतव्य स्थान है, जहाँ उनका बिल्कुल लास्ट है, तो ऐसे उनको अगर बैटरी की सुविधा मिल जाती है तो ये भी एक बड़ा, क्योंकि आप दिल्ली में जाएंगे तो सामान्य व्यक्ति के लिए एक बड़ा साधन है चलने फिरने के लिए, जिस पर कार नहीं है, वो ये टेम्पो ही ऑप्ट करता है जी। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें हैं, तो एक अच्छा प्लान है, लेकिन पहली बार नहीं है। अंतर सिर्फ ये है कि इस बार क्योंकि जो मुख्यमंत्री जी हैं रेखा जी, हम लोग साथ के ही हैं, अच्छा, तो डायनेमिक हैं। चाहे वो उनको जब दिल्ली विश्वविद्यालय में थे तब भी मैं उनको देखता था दिल्ली विश्वविद्यालय में, जब वो और इनको समझ भी है जिस तरह से वो बातें करती हैं, और जिस तरह से उन्होंने जितनी त्वरित गति से काम किया है, मुझे लगता है कि जो योजना और क्रियान्वयन के बीच का जो उनका गैप है वो जल्दी भरेंगी, वो कम है वो जल्दी भरेंगी। जी। अभी तो है लेकिन भरेंगी। अभी तो दिन ही कितने हुए उनको। नहीं, इसमें एक प्रश्न बहुत हमारे श्रोताओं ने रखा। संकट एक थोड़ा सा वहाँ आएगा जहाँ लोगों ने अपनी गाड़ियाँ कॉमर्शियल व्हीकल के रूप में ओला, उबर या किसी भी तरह कैब सर्विस या किसी और उसमें उपयोग में लाई हुई हैं, और वो अपना हैंड टू माउथ हैं, क्योंकि बहुत सामान्य लोग हैं जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, ड्राइवर स्वयं ही चला रहे हैं। ऐसी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, हमें जनरली हम कैब से कभी जाते हैं तो सामने आती है बात। तो उन लोगों को एक संकट जैसा खड़ा हो गया है कि अगर हम दिल्ली नहीं जा पाएंगे तो फिर कम्यूटिंग कैसे गाज़ियाबाद, दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद की हो पाएगी। वहाँ एक बड़ा प्रश्न चिन्ह सा लग गया, क्योंकि 2020 के बाद से BS6 लागू हुआ, और उसके पहले की जो गाड़ियाँ टैक्सी में चल रही हैं वो उनकी एक बड़ी संख्या है। तो उस पर मतलब क्या सरकार को कोई ऐसा कहीं थॉट रखना चाहिए? आपकी जो बात है इसमें ही आपके उत्तर छुपा हुआ है। पहली बात तो यही है कि बहुत समय हो गया है कि BS4 बंद हो गया, BS6 आना चालू हुआ। दूसरा ये है कि जो यही दिक्कत है जो प्लानिंग और क्रियान्वयन के बीच की, जो आपने उठाई। जब हम चीज़ें, हमने 6 महीने दिए हैं, 6 महीने इसलिए दिए हैं कि फाइनेंशियल अपनी प्लानिंग कर लें। 6 महीने इसलिए भी दिए जा सकते हैं कि जो मैं आज लोन के लिए अप्लाई करूंगा, मुझे लगता है कि तो 6 महीने मुझे अपनी जो वाहन है उसको निस्तारण करने में और नया वाहन लेने के लोन का अप्लाई करने में या उसको करने में पर्याप्त समय है। तो ये, लेकिन फिर भी
मुझे ऐसा लगता है कि सरकार, जो आपने प्रश्न उठाया बिल्कुल वाजिब प्रश्न है, कि सरकार को अपनी जो सरकारी मशीनरी है, जैसे कि सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं होती हैं जिसमें आसान लोन मिल जाता है, कोलेट्रल उसमें कोई गारंटी नहीं चाहिए होती है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम स्पेशल कैंप्स लगाकर या टारगेट हमारा जो समूह है, या जैसे आपने कहा कि जिन पर हम लोग उनको आइडेंटिफाइड कर लें या फिर वो उनको कहें कि आप अप्लाई कर दें इस स्कीम में, अप्लाई कर दें। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं जिनको इन सब का, जो लोन वाले ऑफिशियल्स खास तौर से, उन सबको इनके महारत हासिल होती है। लेकिन एक बार जो सरकार है उसको इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि हमको स्पेशल ड्राइव चला के अगले 3 महीनों में ये करें, तो अगले 6 महीनों में उसका मैं नहीं कह रहा कि 100% अचीवमेंट होगा, लेकिन फिर भी 80% के आसपास उसका अचीवमेंट आ सकता है। ये देखें, फाइनेंशियल प्लानिंग जनता के साथ मिलकर जनता की जो आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए करेंगे तो। जी, एक प्रश्न इसमें और उठता है कि जैसे 1 नवंबर से नियम लागू होगा, 1 नवंबर से लागू होने के बाद वो कब तक चलेगा, कब तक उस पर सरकार काम करेगी, कोई ऐसा आइडिया है? नहीं, ये जो आप केवल बात कर रहे हो BS6 की ना? जी, जो सरकार ने भी लेके आई है। नहीं, ये एक बार अगर, ये तो कट ऑफ है सब, ये तो जैसे दिल्ली में कमर्शियल वाहन पर CNG आना है और डीजल नहीं जाएगा वहाँ, जी, तो ये तो कट ऑफ है। इसके बाद नहीं चलेगा, इसके बाद चलेगा ही नहीं। चलेगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं वहाँ पर। उसमें ऐसा नहीं है कि वो, अगर वो चला गया तो फिर आपका जो भी एफर्ट्स हैं वो दोबारा वो अंडू हो जाएंगे, वो वहीं आ यानी जाएंगे। मार्च अप्रैल में जाके जब पॉल्यूशन थोड़ा स्टेबल हो जाता है, कम हो जाता है, नहीं तब नहीं, उसको दोबारा से वो उसमें नहीं उसमें ऐसा freedom नहीं, उसमें मिलेगी। मैंने मतलब जो हमें जहाँ तक मैंने पढ़ा है तो उसमें वो कट ऑफ है, मतलब उसके बाद नहीं। ठीक, इसलिए नहीं, क्योंकि जो हमने बात करी है अभी, वो इसलिए नहीं कि जो आपका वाहन है, वो वाहन का निस्तारण जो होता है वो 2 तरीके से होता है। क्योंकि जो रेखा जी ने कहा वो भी मैंने सुना, तो उन्होंने कहा कि वो जो वाहन प्रदूषण करते हैं तो 2 तरीके से होता है, कि या तो उसको आपका नगर निगम, नगर पालिका जो भी है वो उठा कर ले जाएगी और उसको कबाड़ा कर देगी, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप ऐसी जगह उसको ट्रांसफ़र करा दीजिए, बेच दीजिए जहाँ पर प्रदूषण थोड़ा ठीक है, जहाँ पर ये सारी चीज़ें अभी नहीं आई है, प्रदूषण का पॉलिसी में नहीं आई है कि पुराने वाहन नहीं चल सकते। तो ऐसा और दूसरा वाला ऑप्शन वो लोग ज़्यादा अपनाते हैं, क्योंकि ऐसे वाहन जो प्रदूषण के हिसाब से ठीक हैं लेकिन उनकी समय सीमा ख़त्म हो चुकी है, तो ऐसे आसानी से बिक जाते हैं। ऐसा नहीं, इंटीरियर सामान्य रूरल होता है। एरियाज में, इंटीरियर इंटीरियर नहीं, अदर देन NCR भी की जाएगा। आप लखनऊ भेज दीजिए या बरेली भेज दीजिए, आप इधर बिहार में भेज दीजिए। थोड़ा और इवन मैं तो बहुत सारे देखता हूँ कि मैं को अभी जो नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे हमारे यहाँ के वाहन चल रहे हैं दिल्ली के। अच्छा, और मैंने अभी देखा कि अभी तमिलनाडु गया, मुझे ऊटी जाना हुआ, तो वहाँ भी मैंने कोयम्बटूर में वाहन देखे। अच्छा, तो वहाँ क्योंकि ये प्रॉब्लम्स नहीं है, तो लेकिन वाहन हमारे ठीक हैं तो वो ले लो, वो ठीक है, कीमत कम ज़्यादा मिलती है, लेकिन ये प्लानिंग वहाँ अधिकतर होती है। और मुझे लगता है जो आपने कहा कि इसकी तरह की प्लानिंग भी कर लेनी चाहिए सरकार को, कि भाई मुझे मेरा कोयम्बटूर में या मेघालय में मेरा कोई नहीं हो सकता, लेकिन आप मेघालय वालों को या पूरे देश से आप लेटर ऑफ इंटरेस्ट मंगा सकते हैं कि भाई कौन लेना चाहेगा बताइए हमारे, अगर हम आपको फिटनेस, भाई जैसे ये जो मारुति वाले हैं या कोई भी है ठीक करके रियल वैल्यू पे गाड़ी बेचते हैं, जी, तो ऐसे ही करके वो, तो दोनों तरफ का इंटीग्रेटेड, जिसको माने मुझे बेचनी है और किसको खरीदनी है, तो ये अगर कोई सरकार ही इसको फैसिलिटेशन कर दे। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये सभी लोग जो IAS हैं, ये सभी लोग जो पेशेवर ये लोग एक्सपर्ट हैं इसमें, बस आपको निर्देश देने की आवश्यकता है, मेरा ऐसा विश्वास है। जी। अच्छा, इसमें एक बात और आती है, जैसे प्रदूषण है, तो हम विशेष रूप से वायु प्रदूषण की बात इस समय कर रहे हैं, इसमें हम लोगों का, जो आम आदमी है, उनका क्या रोल हो सकता है जैसे वायु प्रदूषण में? ये बहुत अच्छा इसको प्रश्न पूछा, रोकने में, बढ़ाने बहुत में तो हमारा नहीं, रोल बहुत रहता ही है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि हम लोग जो हैं वो एक लोकतांत्रिक देश हैं और जन कल्याण के आधार पर हमारी सारी नीतियाँ बनती हैं। जी, हमारा शासक है हमारे यहाँ, वो जनता के द्वारा ही चुना जाता है, जनता के लिए ही काम करता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जनता उसको निर्देश करे, या चाहे वो नीतियाँ बनाने में हो या नीतियाँ का इम्प्लीमेंटेशन करने में हो, उसमें भाग ले। जी, तो आपने जो प्रश्न पूछा कि हम लोग को सबसे पहला जो काम है वो हमारा जो वायु प्रदूषण है, उस वायु प्रदूषण की स्थिति, जैसे मैंने कहा कि जब मैं सोने से पहले
और जागने के बाद दोनों समय AQI देखता हूँ। AQI चेक करते हैं। क्योंकि आप देख तो लो यार, आप क्या ले रहे हो सांस में। और ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली की पालम की चेक करो, आप अपने पड़ोस की चेक करो। ठीक है। मैं यहाँ संजय नगर सबसे पास है मेरे, जो यहाँ AQI का सेंटर है, तो मैं संजय नगर की टेस्ट करता हूँ। और चार्ट बनाइए उसका। समझदार लोग ये ने बताया कि आप ये चीज़ें करेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ बढ़ेगी। तो आप चार्ट बनाइए अगर कर सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप 6 महीने में, साल भर में किस प्रकार की हवा में जी रहे हैं। मैं बताऊं आपको कि जो मानव के द्वारा ही ये पैदा किया हुआ संकट है, ये कहीं दैवीय संकट नहीं ठीक है। बात है। इसलिए इसका जो हल भी है वो मानव के पास ही है, ये तय है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर से आके अवतार लेगा वो ठीक करेगा इसको। एक बहुत छोटा सा हम लोगों ने प्रयोग करा था, मोदी जी का जब ने स्वच्छता अभियान चालू करा, उससे पहले हम लोगों ने कर दिया था। वो 2012 के या 13 के आसपास प्रयोग ये किया था हम लोगों ने कि जो सफाई नायक हैं, उन सफाई नायकों से ये पूछा कि भी करना क्या है हमको। देखिए अभी तक होता क्या है कि जो नगर निगम के सफाई नायक होते हैं या स्वीपर्स होते हैं, उनको हम कहते हैं भैया वहाँ आके जरा गंदगी पड़ी उठा दो। बेसिकली तो वो गंदगी व्यक्तिगत होती है, लेकिन जो सार्वजनिक गंदगी होती है उसको हम लोग कहते हैं कभी दिख जाती है। लेकिन हम लोगों ने एक दिन ये सोच के रखा कि आज सफाई नायक से पूछेंगे कि बता भाई क्या करना है, और हम सब लोग मिलकर, यानी जनता की सहभागिता मिलकर, और उस वार्ड में काम करेंगे। 2 वार्ड हम लोगों ने किए थे, साहिबाबाद में किया था एक हम लोगों ने। तो उसको 4-5 जब संडेज हो गए तो वो वार्ड उसने बताया कि कहाँ गंदगी कैसी है। अच्छा। उसने बताया कि साहब यहाँ पर आप लोग पत्ते इकट्ठे करके उसके बाद में हमारे लोग उसमें आग लगा देते हैं। उसने बताया कि कहाँ पर आप लोग हमको इजाज़त दिला दें अगर, तो हम उस पार्क में गड्ढा कर दें, क्योंकि हमारे गड्ढा करना हमारे को नहीं अलाउड है। क्यों गड्ढा कर दें? पार्क की जितनी पत्तियां हैं उन पत्तियों को एक गड्ढे में रख लो, गड्ढे में रख लें, और दूसरा गड्ढा इसलिए खोदो कि जब उसमें पानी थोड़ा डल जाए, थोड़ा सा गल जाए, तो उसका कंपोस्ट बनाने के लिए दूसरे गड्ढे में रख लो। अच्छा। जो ये बायोमास है, इसको जलाने से सबसे ज़्यादा पराली बायोमास ही है, इसको हम कहते हैं जी। तो जो हमारा वो उसका रिजल्ट आने लगा, उसका रिजल्ट हम लोगों ने देखा। तो ये जो हमारा जनमानस है, जो जन सामान्य है, जब ये पर्यावरण के मामलों में सशक्त हस्तक्षेप करने लगेगा तो पर्यावरण ठीक होने लगेगा। तो हस्तक्षेप में मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को आप ये कहिए कि भाई ये करना है वो करना है। मैं कह रहा हूँ कि जो सामान्य कॉमन सेंस है वो हम चीज़ें पुट करें, उसको अडॉप्ट करें। कहाँ से आ रहा है कूड़ा, कहाँ से आ रहा है प्रदूषण, तो वो वहाँ देखें। हमारा जो निर्माण कार्य है, उस निर्माण कार्य में अभी तो हरा कपड़ा ढकने लगा है, जो NGT ने कहा है जी। तो उस निर्माण कार्य को भी हम लोग अपना जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, 2 तरह की, हम लोग रेस्पॉन्सिव बने और रेस्पॉन्सिबल बने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेस्पॉन्सिबल बनने के लिए रेस्पॉन्सिव बनना पड़ा, मतलब आपको पहले समझना पड़ेगा। रेस्पॉन्सिव बन जाएंगे तब रेस्पॉन्सिबल। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए हमको उन चीज़ों से आंखें नहीं मीचनी पड़ेंगी जहां हमको हो सकता है कुछ पैसा भी खर्च करना पड़े, जहां हमको श्रम का ध्यान भी करना पड़े, जहां तो मेरा तो सामान्य जनता का के लिए यही है कि वो चीज़ों को समझे, और चाहे वो सरकार की नीतियां हों या उनका क्रियान्वयन हो। कई बार चीज़ें हम देख लेते हैं कि मेरा क्या है इसमें। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण बता देता हूँ, हम लोगों ने पॉइंट आउट किया है और हमने लिख के भी डाला है। ये जो स्प्रिंकल्स लगाए जाएंगे जगह जगह पर, आप देखते होंगे कि सड़क के किनारे झाड़ू लगती है, और झाड़ू लगने के कारण आजकल तो झाड़ू एक स्वचालित ट्रक आ गया उससे लगती है, क्योंकि झाड़ू जो ये अगर आप झाड़ू वैसे लगाते हैं तो उसमें धूल बहुत उड़ती है, तो इसलिए वो उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया है कि उससे उनके, और उसके बाद स्प्रिंकलर उसमें छिड़काव करते हैं। अब यही स्प्रिंकलर्स लगेंगे बड़ी बड़ी, क्योंकि जितने भी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उन सबको मैंडेटरी, ये जो आया है उन्होंने कहा है कि इसको कर देंगे। लेकिन हमने ये कहा है कि इसमें पानी कौन सा यूज़ करेंगे। अगर इसमें STP का पानी यूज़ करेंगे तो दिक्कत होगी। हम लोगों ने ये इसलिए उसमें ऑब्जेक्शन लिखकर भेजा। हमारे जो डायरेक्टर रिसर्च हैं डॉक्टर उमर सैफ ने, तो उन्होंने लिखकर भेजा कि
जो एसटीपी का पानी होता है उसमें वो बैक्टीरिया वो सब रहते हैं जो कि पानी में जिंदा रहते हैं। अच्छा। तो या तो उस एसटीपी के पानी को आप यूवी ट्रीटेड कीजिए या जो ओजोन ट्रीटेड कीजिए, जिससे अच्छा। कि वो सारे वो बैक्टीरिया मर जाएं, जिससे कि ये ना हो कि मैं सोच रहा हूँ कि छिड़काव हो रहा है और मेरे हवा में। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मेरा जो मित्र थे, उनकी पत्नी को काफ़ी दिक्कत थी लंग्स में। अच्छा। और ये एक आश्चर्यजनक बात है, आप सोच के हैरान होंगे कि लंग्स में दिक्कत थी। और तो जब उनको दिखाया गया बढ़िया जगह पर तो उनके लंग्स में काली धारी नज़र आने लगी। अच्छा। और वो काली धारी जो थी वो डॉक्टर्स ने कहा कि ये वो धारी, इनमें वो बैक्टीरियाज हैं जो पानी में पाए जाते हैं। अच्छा। अब वो लंग्स में कैसे लंग्स में चले गए? लंग्स में इसलिए आए कि जो पानी में पाया जाना बैक्टीरिया वो हवा में है दिल्ली में। यानी जो वाटर बॉर्न जो बैक्टीरियाज या सब चीज़ें हैं वो दिल्ली में हवा में है, एयर में है वो। तो इसलिए तो लंग्स में गया, वरना तो पानी तो लंग्स में जाता ही नहीं। जी। तो जब ये उनके लंग्स कमज़ोर थे इसलिए या वो थी इसलिए वो एक्सपोज हो गए। लेकिन ऐसे जो जिनके स्वस्थ लंग्स होंगे तो उनके में भी वो एक्सपोज नहीं हुए। राइट। हालांकि फिर वो वहाँ से लेकर वो उनको शिफ्ट करना पड़ा, हम लोग देहरादून ले गए तब तो थोड़ा सर्वाइव कर पाए वो। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज़ें हैं ये कौन कहेगा। हमने जनता के नाते अपना फ़र्ज़ निभाया और हमने कहा कि भाई इसको नहीं करना चाहिए। हमने जनता के नाते ये कहा कि आप चार्जिंग स्टेशंस लगाइए। हमने जनता के नाते ये कहा कि ये जो प्लान लेकर आए हैं इसका जो इम्प्लीमेंटेशन और पॉलिसी का गैप वो तेज़ी से निपटाइए। तो जनता इसी काम को बखूबी कर सकती है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और आपसे पूछनी थी। जैसे बात होती है BS6 वाहनों की, कभी बात होती है BS4 वाहनों की, अब उसके बाद के अलाउ नहीं किए जाएंगे ये सब। फिर कहीं निकल के आता है ऑड इवन फार्मूला, यानी सारी गाज केवल वाहन चालकों पे गिरनी है। ऐसा क्यों? नहीं, इस वाली पॉलिसी में ये कहा गया है कि जो ऑड इवन का जो दंश है वो थोड़ा कम करा जाए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो और मेजर्स हम लोग लेंगे तो जिससे कि ऑड इवन उन परिस्थितियों में ही लागू किया जाएगा जबकि बहुत ज़्यादा स्थिति खराब होगी। अच्छा। और ये जो आपने कहा ये इसमें ध्यान रखा गया है। मतलब ये विषय बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो ऑड इवन्स का जो रिजल्ट है वो बहुत शुरू में तो देखने को आया, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा उसमें ऐसा नहीं है कि वो पैनिसिया है, वो हर चीज़ की दवा नहीं है। और मैंने बताया जो प्रदूषण और पर्यावरण कारक हैं वो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स से होते हैं। तो अब मान लीजिए कि जो आपका हरित क्षेत्र है वो हरित क्षेत्र का जो हमको कवर चाहिए वो उतना चाहिए ही। अगर आप उससे किसी भी बहाने से उसको कम करते हैं तो उसका सीधा फर्क पड़ता है हमारे होने वाली वर्षा पर, हमारे होने वाले वायु प्रदूषण पर और सामान्य जो जनजीवन का स्वास्थ्य है, जो जन सामान्य का स्वास्थ्य है उस पर। तो इसलिए ऑड इवन जो है वो करके देखा गया, लेकिन उसका बहुत फ़र्क पड़ा। वो पहले भी उसका जो डाटा था वो शुरू में आया होगा, लेकिन बाद में तो मुझे लगता है कि बहुत उसका फर्क कारगर नहीं रहा। बहुत कारगर नहीं रहा। अच्छा, इसमें मुझे एक और बात ध्यान में आती है। जैसे हम देखते हैं दिल्ली NCR रीजन में वृक्ष पर्याप्त मात्रा में हैं, मतलब काफ़ी हैं। ऐसे ग्रीन एरिया कहीं भी आप जाइए आपको दिखता है, लेकिन उसके बाद भी प्रदूषण इतना ज़्यादा रहता है। और इतनी कैंपेन अभी चली हैं, आप लोगों ने भी कई बार प्रयास किए हैं और वृक्षों को लगाने का और उनको संरक्षण देने का वो लोग करते भी हैं, व्यवहार में भी आया लोगों के, लेकिन फिर भी वो स्थिति भयावह बिगड़ती जा ही रही है। वृक्षों का जो लगाने का क्रम है वो जो वृक्ष है उसका एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट होता है। देखिए ये जो प्रकृति के द्वारा जो बने हुए जंगल हैं उसको आप मानव के द्वारा बने हुए जंगलों से रिप्लेस नहीं कर सकते। कई सारी चीज़ें होती हैं उसमें। दो चीज़ें ये, एक तो उनकी स्थिति और दूसरा उनकी प्रजाति। जो आप लगातार पिछले 10 साल से वृक्षारोपण हो रहा है, जो 2012-11 में पौधे लगे थे आज वो उखाड़ने के लिए सरकार कह रही है। अच्छा। अलस्तुनिया एक ऐसा पौधा है जिसको आज बेकार माना जा रहा है। ठीक बात है।
पॉपुलर बहुत ज़्यादा लगाया गया है, लेकिन पॉपुलर का एक हो सकता है कि उसका कोई व्यावसायिक कोई फ़ायदा हो, लेकिन पर्यावरण में क्या फ़ायदा है। हाँ, अब लग भी नहीं तो रहा है। हमारे जो प्रकृति ने जो जंगल बनाया था, एक मैं और बात करता हूँ आपको। एक जो गया में एक जगह है, वहाँ पर जो जंगल उन्होंने क्या किया कि 3-4 बीघा में उन्होंने जो पेड़ लगाए थे वो स्थानीय प्रजाति के लगाए, अच्छा। फलदार भी लगाए, हम्म, और वहाँ पर वो ना तो खाद डालते हैं ना पानी डालते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ का जो फल है वो दुगने दाम में बिकता है, अच्छा। क्योंकि वहाँ मकड़ी है, मकड़ी चींटी खाती है, मकड़ी को दीमक खा जाती है, और फिर उसका वो जैव, मतलब आप समझिए कि ऐसा चक्र है जो प्रकृति का अपना चक्र है। हम्म, तो वहाँ पर वो जो 2-3 बीघे का उन्होंने लगा रखा है। तो ये जो प्रकृति है, ये इसको हम माँ क्यों कहते हैं? माँ इसलिए कहते हैं कि ये पालन पोषण करना बच्चे से ज़्यादा बेहतर जानती है बच्चे जानती है। को, इसलिए हम लोग इसको माँ कहते हैं। और जब माँ को आप सिखाने चल दोगे कि ऐसे ऐसे चलो और वैसे चलो, तो वो ठीक है, लेकिन वो जो आप पर्यावरण की, जो आप वृक्षारोपण की बात कर रहे हो, लगातार हो रहा है, वो किस तरह का हो रहा है, किन जगहों पर हो रहा है, और जहाँ पर से वो पेड़ उजाड़े गए हैं या काटे गए हैं, जैसे अरावली, आप समझिए अरावली में आज कितना वायु प्रदूषण आप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? जल का प्रदूषण कर रहे हैं, धरती मृदा का प्रदूषण कर रहे हैं। वहाँ क्या किया कि एक जर्मन से कोई IAS आया, उसने कहा कि जर्मन से टेक्निक सीख कर आया हूँ मैं, प्लास्टिक को हम बारीक पीस देंगे और उसमें मिट्टी मिला देंगे, और फिर वहाँ पर जहाँ पर जंगल पेड़ कटे वहाँ पर उसको डाला जाएगा। मैं अभी देख कर आया, अभी मैं अलवर से आ रहा था तो अरावली से उधर आने का मौका मिला। सब वहाँ पर एक मंदिर के लिए पार्किंग बन रही है, उसमें प्लास्टिक का वो दाना है उसमें। अच्छा। कुछ नहीं उगेगा उसमें, और ना केवल उसमें कुछ नहीं उगेगा, क्योंकि मैं उस प्लास्टिक के प्रभाव को भी जानता हूँ। जब बारिश ऊपर से आएगी तो वो नीचे के जो पानी खराब करेगी, जो अवेलेबल है, मिट्टी खराब करेगी, और इस तरीके से अरावली जो एक हमारा दिल्ली का में एक बड़ा फेफड़ा करके वो मानते थे उसको, तो वो नष्ट हो रहा है। और आप निर्माण के लिए जितना आप चाहे ग्रेटर नोएडा हो गया, या और आप देखेंगे कि यहाँ से लेकर मेरठ तक कोई ज़मीन नहीं बची है, वहाँ जंगल हुआ करते थे। यहाँ से लेके गढ़ तक, कितने बड़े बड़े ब्रज घाट तक, कितने बड़े बड़े, आप तो उधर के ही जानते हैं कि देखा है आपने, कितने बड़े बड़े विशाल पेड़ हुआ करते थे। अगर आप उसको सोचेंगे कि रिप्लेस कर देंगे, तो वो प्रकृति रिप्लेस नहीं करेगी। हाँ, आपके देखने के लिए तो वो अच्छा लगेगा। तो मेरा कहना ये है कि जैसे उसका उदाहरण है, मैं ऐसा नहीं कि मैं नेगेटिव ही बात कह रहा हूँ। अभी देहरादून का जो यहाँ से कॉरिडोर बनाया जा रहा है, उसमें ध्यान रखा गया है कि जो हाथी के जाने का जो कॉरिडोर है वो ठीक रहे, जो पेड़ हैं उनको बचाया, जो पुराने पेड़ हैं बहुत हैं उनके लिए राजमार्ग को मोड़ दिया गया। अच्छा। तो वो जो कॉरिडोर, इस तरह के जो कॉरिडोर्स हैं जिनको ग्रीन कॉरिडोर्स कहा, अनटच्ड जिनको एरिया माना जाता था, उसके लिए राजमार्ग को मोड़ दिया गया। तो ये जो टेक्निक्स हैं, यानी विकास को पर्यावरण का साथी बनना चाहिए, ना कि उसका दुश्मन बनना चाहिए। ये मंत्र है, विकास और पर्यावरण साथ साथ चलें, ये मंत्र होना चाहिए। विकास और पर्यावरण साथ साथ चलें, ये मंत्र होना चाहिए, सरकार का भी और जनता का भी। इसी बात के साथ हम आज का पॉडकास्ट अपना यहीं समाप्त करते हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी अच्छी सारी बातें हमें बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के इस पॉडकास्ट में केवल इतना ही। आगे फिर किसी शख्सियत के साथ मुलाकात होगी, फिर बात करेंगे आपके हमारे हित की। तब तक के लिए आप जुड़े रहें न्यूज़ ऑन से। धन्यवाद।